नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं उपस्थित हुआ हमारी मध्य प्रदेश की 6वीं क्लास लेकर के। हमारी जो कल की क्लास थी, कल उसमें हमने देखा था राजनीतिक परिदृश्य का सेकंड पार्ट। ठीक है, यानी हमारा जो राजनीतिक परिदृश्य स्टार्ट हुआ था उसमें हमने सबसे पहले तो भाई हमारी मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, विधानसभा यानी हमारे जो राज्य का विधानमंडल है कितने सदनों से मिलकर बना है, विधान परिषद है या नहीं है, और होती है तो क्या कंडीशंस होती है, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर की। फिर हमने देखा हमारी विधायिका, कार्यपालिका। कार्यपालिका में भी एक तो हमारी राजनीतिक कार्यपालिका थी और दूसरी प्रशासनिक कार्यपालिका। ठीक है, तो ये हमने कार्यपालिका देखा। फिर हमने देखा राज्यपाल, कि भाई जो राज्यपाल होता है ये संवैधानिक तौर पर सिर्फ नाम मात्र का होता है। क्यों होता है नाम मात्र का, आप जानते हो, क्योंकि वास्तविक जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन होता है, हमारा मुख्यमंत्री। ठीक है भाई, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है वैसे ही राज्य में कौन होते हैं, आपके मुख्यमंत्री। और पूरी मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल जो है इसका प्रमुख भी कौन होता है, आपका मुख्यमंत्री होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमने देखा भाई हमारे प्रमुख मुख्यमंत्री, उसके बाद देखा विधानसभा के अध्यक्ष, विपक्ष नेता, उपाध्यक्ष, ये सारी चीजें हमने क्लियर की। एक बात ये है भाई कि मैंने आपसे बोला कि भाई जैसे मैंने बोला कल आपसे कि वर्तमान में विपक्ष नेता कौन है या उपाध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो ये लोग कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है भाई, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलेगा कि चीज़ें समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही हैं। आप कितना पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो, ये चीज़ें मुझे क्लियर नहीं होगी। तो आपका काम है भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, आप सर्च करो यूट्यूब, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, आप गूगल पे जाके देख सकते हो, इंटरनेट है सभी के पास, आप वहाँ पे सर्च करके देखें ये चीज़ें। आप देखोगे, जितना ज़्यादा देखोगे आपको खुद को याद होनी है ये चीज़ें। आप सोचो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ बता दूँ क्या होगा, भाई मैंने बताया आपने पढ़ लिया, कल भूल जाओगे। जब तक आप खुद नहीं उसको सर्च करोगे, खुद नहीं ढूंढोगे, आपको नहीं पता चलेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। भाई आज की जो वीडियो है इसमें मैं सभी का देखूंगा भाई कौन बता रहा है कौन नहीं बता रहा है, तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा आज की क्लास में। मैंने बोला था आपसे कि जो राजनीतिक परिदृश्य है इसी के साथ में स्टार्ट करूंगा आपका प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, ये हमारा सेकंड टॉपिक है राजनीतिक परिदृश्य के जस्ट बाद का। एक दूसरे से जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं, क्योंकि याद करो मैंने भाई आपको पढ़ाया है कार्यपालिका, सभी को पता है भाई, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपकी कार्यपालिका। कार्यपालिका दो प्रकार की मैंने बताया था, आपको याद है। पहली आपकी राजनीतिक और दूसरी क्या बोला था भाई मैंने आपको, प्रशासनिक। तो ये आपकी दो कार्यपालिका में बताया हूं। राजनीतिक में भी दो थे आपके, पहला था आपका राज्यपाल और दूसरा क्या था भाई, मंत्रिपरिषद। ठीक है, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है भाई, मुख्यमंत्री। तो ये भी आप याद रखोगे भाई। आपकी जो राजनीतिक कार्यपालिका है दो चीजें हैं इसमें, पहला आपका राज्यपाल है, दूसरा आपका मंत्रिपरिषद, और इसका प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। फिर है आपका प्रशासनिक कार्यपालिका, जिसमें कौन आते भाई, सबसे पहले तो आपके सचिव, वो भी कौन से, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और सहायक सचिव। ठीक है, फिर ये जो सचिव वगैरह हैं, ये जो कामकाज करते हैं, इनका जो संचालय होता है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में अपन ने देखा था इसी में संचालय, जिसमें कौन बैठते हैं भाई, आपके संचालक, अपर संचालक, सहायक संचालक, उप संचालक और संयुक्त संचालक। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे भाई। मैं ये आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं पहले। ठीक है, कि भाई आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सॉरी प्रशासनिक कार्यपालिका, इसके दो पार्ट थे, और वहीं आज अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं, आपका प्रशासनिक व्यवस्था। तो प्रशासनिक व्यवस्था हमारा स्टार्ट होगा, इसको ध्यान से समझना है। ठीक है,
भाई मैंने बोला आपसे प्रशासनिक व्यवस्था, तो हमारा जो मध्य प्रदेश है इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यानी इसका जो प्रशासन है, इसका जो शासन है, हमारे राज्य में जो शासन चलता है, जो प्रशासन है, इसका जो मुख्य बिंदु या जो केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट है, वो है आपका वल्लभ भवन या राज्य सचिवालय। ठीक है भाई, मैंने बोला कि आपके जो प्रशासनिक व्यवस्था है यह हमारे मध्य प्रदेश का, ठीक है, जो केंद्र बिंदु है आपके प्रशासन का, शासन का, वो कौन है? आपका वल्लभ भवन, और इसको क्या बोलते हैं? आपके राज्य का सचिवालय। अब आप ये भाई बताओ भाई कि आपका वल्लभ भवन कहाँ है? सभी को पता है कहाँ है, आपके भोपाल में। ठीक है, तो यहां से हमारे पूरे मध्य प्रदेश का प्रशासन चलता है। कहां से? वल्लभ भवन से। और वल्लभ भवन में मैं आपको बताया हूं दोनों के कार्यालय मिलते हैं, आपके मंत्री परिषद यानी मुख्यमंत्री, ठीक है, मंत्रिमंडल, मंत्रालय के कार्यालय भी वल्लभ भवन में ही हैं, और आपके प्रशासनिक यानी सचिवों के कार्यालय भी वही हैं। कहां पे? वल्लभ भवन में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारे राज्य का संपूर्ण प्रशासन या प्रदेश में कोई भी कार्यवाही होना है, किसी भी कार्यवाही का संचालन करना है, या कोई नीति नियम वगैरह बने हैं, भाई ये भी मैं आपको बताया हूं कि जो नीति बनती हैं, जो विधि बनते हैं, जो कानून बनते हैं, जो योजनाएं तैयार होती है, कौन करता है? आपका मंत्रालय, मंत्रिमंडल करता है। और उस विधि को बनाने में, उन योजनाओं को तैयार करने में जो मंत्रियों की मदद करते हैं, परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं, वो कौन होते हैं? आपके सचिव, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो लोग जो उनको परामर्श देते हैं। तो दोनों के काम भाई बहुत जरूरी हैं। ये परामर्श करेंगे, ये उनके सहायता करते हैं भाई, ये उनको सलाह देते हैं, तब जाके भाई ये विधि का निर्माण करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, योजनाएं तैयार करते हैं, नीति बनाते हैं, विधि बनाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो प्रशासन है हमारा, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसका जो मूल बिंदु है, केंद्र, वो कौन है? आपका वल्लभ भवन। कहाँ है? आपका भोपाल। क्या बोलते हैं इसको? राज्य सचिवालय। आया समझ में इतना? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु कौन है? आपका राज्य सचिवालय। कहाँ है? आपका वल्लभ भवन, भोपाल। दोनों के कार्यालय हैं आपके। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका के भी हैं और प्रशासनिक कार्यपालिका के भी हैं। ये आपकी नीति बनाएंगी, विधि बनाएंगे, और ये उनको क्या करेंगे भाई? उनकी मदद करेंगे, उनको परामर्श देंगे, उनको सलाह देंगे, उनकी सहायता करने का काम करते हैं। ठीक है, तो मान लो भाई आपका विधि बना, हमारे मध्य प्रदेश में कोई कानून बना, बनाएगा कौन भाई? आपको पता है कौन? मंत्रिपरिषद बनाएगी। ठीक है, विधानसभा बनाएगी आपकी, और मदद कौन करेगा? आपका पूरा प्रशासनिक कार्यालय करेगा। ठीक है, तो विधि आपकी बनी, इन्होंने मदद किया। अब भाई सवाल ये उठता है कि विधि का संचालन होना है, कोई कानून बनाया तो भाई उसको लागू भी तो करना पड़ेगा भाई, उसको संचालन करना पड़ेगा, उसको क्रियान्वयन करना पड़ेगा, क्रियान्वित करना पड़ेगा, उसको लागू करना पड़ेगा। तो उसको जो संचालन करने का काम करता है राज्य के अंदर, जो उसको क्रियान्वयन करेगा, वो होता है आपका संचालनालय। आपके जो कानून वगैरह हैं, जो विधि वगैरह हैं, उनको जो लागू करने का काम करेंगे, उनका जो क्रियान्वयन करेगा राज्य के अंदर, वो कौन होते हैं? आपके संचालनालय, संचालक होते हैं वो आपके। और इनका कार्यालय भी वल्लभ भवन के पास में ही है। आपने सुना होगा भाई, एक तो है आपका सतपुड़ा भवन और एक है आपका विंध्याचल। ठीक है, तो सतपुड़ा भवन और विंध्याचल दोनों वल्लभ भवन के पास में ही हैं। और ये किनके कार्यालय हैं भाई? आपके संचालकों के कार्यालय हैं। आया ना समझ में? भाई आपका संचालनालय यहीं पे स्थित है, जो आपके विधियों को, कानूनों को संचालित करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, तो वो होते हैं आपके संचालक। इनका कार्यालय भी इसी के पास में है। ठीक है, तो प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे भाई आप? वल्लभ भवन, राज्य सचिवालय। ठीक है, कहाँ है आपका? भोपाल। तो ये तो सेंटर पॉइंट की मैंने बात किया। अब आप खुद बताओ भाई, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु वल्लभ भवन भोपाल में है। अब हमारे राज्य में कितने जिले हैं भाई? जल्दी बताओ कितने हैं भाई? 52 जिले हैं भाई। 52 जिले, 10 संभाग हैं।
आपके पास कई गांव हैं, कई तहसीलें हैं, कई पंचायतें हैं आपके पास, और जनसंख्या की बात करोगे 7 करोड़ है। तो क्या ये वल्लभ भवन हर एक व्यक्ति तक जा जाकर क्या पूरे प्रशासन को चला लेगा? क्या नहीं चला सकता। क्या पूरे प्रशासन पे निगरानी रख लेगा? क्या वल्लभ भवन नहीं रख सकता। भाई इसके नीचे भी कोई काम करता होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना, पूरी एक व्यवस्था है हमारे पास। अकेला वल्लभ भवन कुछ नहीं कर सकता, इसके नीचे भी कुछ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। जैसे केंद्र बिंदु तो हो गया भाई आपका कौन? वल्लभ भवन हो गया केंद्र बिंदु, ठीक है। वल्लभ भवन के नीचे काम करते हैं भाई आपके संभाग, और संभागों की संख्या कितनी है भाई हमारे पास? 10। तो भाई इन्होंने गाइडलाइन जारी की, कोई भी कोई नीति बनी, कोई नियम बना भाई, हमारे मध्य प्रदेश में कोई कानून बना। वो कानून बनने के बाद आपके संचालनालय से निकला, भाई लागू होना है, वो निकला, तो वो हर एक जनता तक डायरेक्टली, हर एक आम आदमी तक तो जा नहीं सकता। वो कहां जाएगा? आपके भाई संभाग स्तर पर। कहां जाएगा? आपके संभाग स्तर पर। और संभाग में जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है आपका आयुक्त। हर संभाग में एक होता है आयुक्त। आयुक्त का मतलब है आपका वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। भाई जो आपका यूपीएससी आपने सुना है ना, जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें जो फाइनल सिलेक्शन लेके ज्वाइन करते हैं वो आपके आईएएस आईपीएस, ठीक है। तो वैसे आपका एक वरिष्ठ आईएएस होता है आयुक्त के पद पर, और वो आपके हर संभाग में एक व्यक्ति बैठता है। तो हर संभाग में एक प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो होता है आपका वरिष्ठ आईएएस हर संभाग में। तो वो जो कानून बन के निकला है वल्लभ भवन से, वो आपके वरिष्ठ आईएएस के पास पहुंचा। मतलब किसके पास पहुंच गया? आपके संभागों के पास। अब हर संभाग में भाई क्या होते हैं, जल्दी बताइए। संभाग किससे मिलके बनते हैं? आपके जिलों से। भाई जैसे नर्मदापुरम संभाग, कितने जिले हैं आपके? 3। इंदौर संभाग, कितने जिले हैं आपके? 8। तो भाई अब जैसे इंदौर संभाग की बात करें तो वहां तो संभाग स्तर पे एक ही आयुक्त, एक ही अधिकारी है। तो क्या वो हर जिले में जाके पूरे कानून को फैला देगा? खुद बताओ भाई, फैला देगा? अरे नहीं फैला सकता भाई एक व्यक्ति। मतलब समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं? भाई जैसे मैंने बोला वल्लभ भवन के नीचे कोई प्रशासनिक अधिकारी है संभाग स्तर पे, सेम वैसे ही इनके नीचे भी प्रशासनिक अधिकारी होंगे। और संभाग स्तर से आप नीचे आओगे तो भाई मैं किसकी बात कर रहा हूं? जल्दी बताओ आप। जिले की बात कर रहा हूं मैं। और कितने जिले हैं हमारे पास? 52 जिले हैं। मतलब संभाग से कानून रिलीज होगा और वो हर जिले में पहुंचेगा। हर संभाग के पास जितने जिले हैं वो अपने अपने जिले में उसको लागू कर देगा। तो ये जिले स्तर पे मैं पहुंचा। अब आप सबसे पहले तो ये बताओ, मेरा ये क्वेश्चन है कि जिले स्तर पे जो प्रशासनिक अधिकारी होता है कौन होता है? कौन होता है भाई? हर जिले में एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, आपको पता है, ठीक है। वो अधिकारी होता है आपका जिला कलेक्टर। कलेक्टर भी आपका आईएएस अधिकारी ही है, ठीक है। और मैंने संभाग स्तर पे जो बताया हूं वो भी आईएएस ही है, लेकिन मैंने उसके आगे क्या लगाया था भाई? एक शब्द लगाया था वरिष्ठ आईएएस, जो होता है आपका सचिव स्तर का होता है, ठीक है। तो आपका जो जिला कलेक्टर है वो भी आईएएस ही है, लेकिन ये वरिष्ठ नहीं होता, ये आपके उप सचिव स्तर का होता है, ठीक है। यानी उससे थोड़ा छोटा, वरिष्ठ नहीं है, वो है आईएएस, सेम आईएएस ही है भाई। उसमें आप कोई छोटा बड़ा वैसे नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ वरिष्ठ आप बोल सकते हो। तो सेम वैसे ही संभाग स्तर पे वरिष्ठ अधिकारी हो गया आपका आईएएस अधिकारी, किस लेवल का? सचिव। और जिले स्तर पे उप सचिव लेवल का आईएएस अधिकारी, इसको आप क्या बोलते हो भाई? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर। तो भाई आपके जिले में किसी भी विधि को लागू करना है, कोई कानून से संबंधित काम है, या जिले में कोई विकास से संबंधित काम है, या कोई भी कार्यवाही है, किसी भी प्रकार के कानून को लागू करना है, संचालन करना है, या किसी कार्यवाही को या कोई गतिविधि को कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, तो वो सारी जिम्मेदारी किसके पास होती है? जिले में जिले कलेक्टर के पास। पूरे कार्यों का, हर कार्यवाही का जो निर्वहन करेगा जिलों में, वो होता है आपका जिला कलेक्टर। ये आपकी प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है भाई,
ठीक है, यहां से यहां तक अपन आए पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में। इसके बाद भाई जिले के बाद आप खुद बताओ क्या आती हैं आपकी तहसीलें। ठीक है, तहसील के बाद क्या आती हैं आपकी उप तहसीलें। तो यहां पे तो भाई एकदम सामान्य प्रशासन होता है। ठीक है, राजस्व प्रशासन जो होता है वो यहां से ऑपरेट होता है एकदम निम्न स्तर से। तो जो निम्न स्तर का जो प्रशासन है, सामान्य प्रशासन, वो राजस्व से संबंधित प्रशासन होता है, सामान्य प्रशासन है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपकी एक प्रशासनिक व्यवस्था है और ये पूरे के पूरे मिलके काम करते हैं हमारे राज्य के अंदर। भाई एक तो आपकी राजनीतिक हो गई ना भाई, मैंने बताया था ये पूरा राजनीतिक, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, राजनीतिक में आपका राज्यपाल, मंत्रिपरिषद यानी मुख्यमंत्री भी पढ़ चुके हैं हम। और दूसरा प्रशासनिक स्टार्ट हुआ, ये सारा है आपका, और ये संचालक वगैरह होते हैं, क्या काम होते हैं ये भी हमने देखे इनके। ठीक है, तो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो है ये इनसे मिलके बनी है आपकी। हमारे प्रशासन का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है आपका, वल्लभ भवन। कहां पे आपका, भोपाल। ठीक है, इसके बाद कौन आ गया आपके, संभाग। संभाग के बाद जिले, जिले के बाद तहसीलें, उप तहसीलें आ गई आपकी। ठीक है, ग्राम वगैरह आ जाएंगे, जनपद वगैरह। तो ये सारी चीजें आपकी मिलके ही आपका प्रशासनिक व्यवस्था को तैयार करती हैं। तो ये तो मेन चीजें हो गई भाई प्रशासनिक व्यवस्था की, इतनी तो आपको पता होनी ही चाहिए। हमारा जो प्रशासन है, राज्य का जो शासन है, उसका केंद्र बिंदु कौन है, सेंटर कौन है, जहां से सारी चीजें ऑपरेट होना है, पूरा राज्य मध्य प्रदेश जहां से चलता है, वो चीजें आपको पता होना चाहिए भाई, आपका वल्लभ भवन। इसके बाद ये सारी चीजें आती हैं, ये पूरे मिलके ही आपको ये बनाते हैं। ये अकेला काम नहीं कर सकता, ना ये अकेला काम कर सकता, ये सब मिलके पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को तैयार करते हैं। लेकिन होता क्या है भाई, ध्यान से आप समझोगे। ठीक है, ये तो आपकी मुख्य बातें थी भाई, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित ये आपकी मुख्य बातें हैं। अब आप खुद बताओ कि पूरा प्रशासन या पूरी प्रशासनिक व्यवस्था इन प्रशासनिक अधिकारियों से चलती है। हर विभाग के अलग अलग अधिकारी होते हैं, लेकिन आज के समय में अधिकतर प्रशासनिक अधिकारी आपको जो मिलेंगे, देखना आप खुद देखना, भ्रष्ट मिलेंगे। हर राज्य में आपको मिल जाएगा भ्रष्टाचार। यही सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की आज, भ्रष्टाचार, दुराचार। क्योंकि ये अधिकारी हैं, इनके पास कई पावर हैं, कई अधिकार हैं, और कई अधिकारी उन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उनका दुरुपयोग भी करते हैं। भाई वो अधिकारी हैं तो उनके पास जो पावर है वो उनका दुरुपयोग भी करते हैं। कई बार आप देखो, आप अगर लोन ही लेने जाओगे, आपने 10 लाख का लोन अप्लाई किया, सेज में अप्लाई पास नहीं होगा आपका। क्यों नहीं होगा? वही भ्रष्टाचारी। 2 लाख दो, 1.5 लाख दो, आपका काम हो जाएगा। तो भाई फिर हमारा देश लोकतंत्र कैसे हुआ? आप खुद जानते हो हमारे देश में जो व्यवस्था है भाई लोकतांत्रिक है। भाई 3 शब्द सुना होगा ना भाई आपने, एक तो गणतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है, और एक आपका जनतंत्र होता है। ये आपकी राजनीति में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये तीनों शब्द एक ही है, कोई अलग नहीं है। गण का मतलब होता है जनता, लोक का मतलब भी होता है जनता, और जन का मतलब भी होता है जनता। तंत्र का मतलब आपको पता है नियम। यानी जब हमारा देश भाई आजाद हुआ था 1947 में, तब 26 जनवरी 1950 को भाई हमारा गणतंत्र यानी हमारा संविधान लागू हुआ। और क्या था भाई वो आपका गणतंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र, यानी जनता का नियम जनता के लिए लागू हुआ। भाई संविधान बनाया किसने? खुद हमने बनाया है। 36 करोड़ जनसंख्या ने बनाया था देश की। भाई 1947 में 36 करोड़ आबादी थी हमारे देश में। तो खुद जनता ने वो पूरे नियम बनाए, 395 आर्टिकल बनाए। क्यों बनाए? खुद के लिए ही तो बनाए ना भाई। तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारे देश में संविधान हमारा। कई प्रकार के हमको अधिकार भी दिए गए, उसके अंतर्गत हर प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हमको। लेकिन आज आप देखोगे वर्तमान समय में क्या हो रहा है भाई, सब चीजों का उल्लंघन हो रहा है। कितने अधिकार हैं आपके पास? अधिकार हैं भी तो उनका उपयोग करना नहीं आता है। दिक्कत ये है सबसे बड़ी हमारे पास।
खुद अधिकारियों को अधिकार भी हमारे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं भाई, क्योंकि हमारा जो देश है वो जनता के नियमों से चलता है, जनता ने खुद बनाया है पूरे नियम, और नेता उनको भी भाई जनता ही चुनती है। आप जानते हो भाई, आप वोट दोगे तब तो वो बनेगा आपका नेता, आपने ही चुना है। तो वो तो भ्रष्ट हैं, उनकी बात अभी कर ही नहीं भाई आप, ठीक है, वो तो है ही, आपको पता है। लेकिन कई बार आपके ये अधिकारी होन भी भ्रष्टाचारी करते हैं, अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं हमारे। तो फिर इनसे कैसा निपटा जाए भाई, ये भी हमको पता होनी चाहिए। तो हुआ क्या कि हमारा राज्य या पूरा देश जो है भाई, इसमें लोकतंत्र है। तो जो लोकतंत्र का लक्ष्य है आज हमारे पास, जो 1947 में था, और आज भी उस लक्ष्य की ओर हम अग्रसर है लगातार, तो उसको आपको प्राप्त करना है अगर, कि भाई आपकी जो जनता है इसका पूरी तरह से विकास हो, हर राज्य का विकास हो, हर संभाग का, हर जिले का, हर तहसील, हर गांव का विकास हो, हर जनता का, हर इंसान का विकास हो, तो इसके लिए जरूरी होता है आपका प्रशासन जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो। जिस दिन आपका भ्रष्टाचार मुक्त हो गया पूरा प्रशासन, समझ जाना भाई हर इंसान का विकास होगा। तो इन अधिकारियों को भाई भ्रष्टाचार करने से रोकना है, इनको अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोकना है। तो उनके लिए ऐसी संस्थाओं की जरूरत होती है जो इनके खिलाफ काम करे, जो इनकी जांच करे कि भाई कोई मंत्री या कोई सचिव या कोई प्रशासनिक अधिकारी कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, जनता के किसी अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, या उनको जो पावर मिली है उनका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, या उनका दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, कि भ्रष्टाचारी तो नहीं कर रहा है। इन सबके खिलाफ भाई जांच होना चाहिए। तो इसलिए भाई एक ऐसी संस्था की जरूरत पड़ती है जो हमारे लोकतांत्रिक राज्य के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, यानी भ्रष्टाचारी से हमको, हमारे राज्य को मुक्त कर सके। इसलिए इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ हमारे पास कुछ संस्थाएं भी हैं। हमारा जो राज्य है, या राज्य स्तर पर ऐसी 2 संस्था हैं, और हर जिले स्तर पे कितनी कितनी है, एक एक संस्था, यानी 52 जिले हैं तो कितनी संस्था हो गई, 52। और राज्य स्तर पे 2 है, यानी हमारे मध्य प्रदेश में कितनी संस्थाएं ऐसी, फिर 2। तो हमारा जो पूरा प्रशासनिक व्यवस्था है भाई, इसको भ्रष्टाचारी से मुक्त करने के लिए जो अधिकारी हैं वो किसी अधिकार का भाई उनके पास जो है उसका भाई दुरुपयोग ना करें। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पे 2 और हर जिले स्तर पे कितनी संस्था बनाई गई है, एक एक। पहली संस्था राज्य स्तर की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका लोकायुक्त। और लोकायुक्त का जो पहला विचार आया है भाई सन 1969 में आया था आपका दीक्षित समिति के द्वारा। आप समिति याद रखोगे भाई, आपकी कौन सी समिति है, दीक्षित समिति। कब आई, 1969, ठीक है, 1969 की घटना है भाई। ये आपकी दीक्षित समिति का विचार आया सबसे पहले, किस लिए, आपके लोकायुक्त के लिए, कि भाई अगर आपके प्रशासन को सुधारना है, आपके राज्य में भ्रष्टाचारी ना हो, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, अगर आपके अधिकारियों के पास जो अधिकार है वो उनका दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसको रोकना है, तो उसके लिए आपको एक संस्था बनानी पड़ेगी जो उनके खिलाफ जांच करे, उनको गलत काम करने से रोके, भ्रष्टाचार करने से रोके। इसलिए पहला विचार आपका दीक्षित समिति 1969 में आया आपका। तो 1969 में जब ये विचार आया दीक्षित समिति के द्वारा, तो भाई ये विधेयक पास हुआ आपका 1981 में। कौन सा विधेयक आपका, लोकायुक्त का। और इस पद पे ऐसा व्यक्ति होता है लोकायुक्त के पद पे जो आपके सर्वोच्च न्यायालय यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई, आपके सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट कहां है आपका, दिल्ली में, ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। तो लोकायुक्त के पद पे ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके सुप्रीम कोर्ट में यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो। क्या रह चुका हो आपका, न्यायाधीश, मतलब जज। और अगर ये व्यक्ति नहीं मिल पाए तो आप आपके उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट,
तो हमारा मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है भाई, जल्दी बताओ कहाँ है भाई, ये जबलपुर में है। तो आपके हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लोकायुक्त पे कौन होता है भाई, लोकायुक्त के पद पे वो व्यक्ति होता है जो आपके सुप्रीम कोर्ट में यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो या आपके उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, वो बैठेगा किसके पद पे, लोकायुक्त के पद पे। आया समझ में? ठीक है, तो वो व्यक्ति जो बैठा है, अच्छा अब उसका काम क्या है, अब ये तो भाई आप मत पूछो भाई, ये तो पता होना चाहिए भाई, लोकायुक्त का भी मैं बता चुका हूं कि भाई काम क्या होता है। भाई ये जो लोकायुक्त बनेगा इसका काम ये होगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं या हमारे अन्य मंत्री हैं, जो भी मंत्री हैं आपके, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, जो भी मंत्री है, उनके खिलाफ जांच करे, या हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सचिव हैं, अन्य सचिव हैं, जितने भी हैं, उनके खिलाफ आप जांच करो, कहीं वो किसी अधिकार का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो भ्रष्टाचारी तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे जांच करने का काम किसका होता है, आपके लोकायुक्त का होता है। विचार किसका था आपका, दीक्षित समिति, कब, 1969, और विधेयक पास कब हुआ, 1981। कौन होता है इस पद पे, आपका सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या आपके उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये आपके लोकायुक्त के पद पे होता है। ठीक है, पहले मुख्य आयुक्त जो हैं आपके लोकायुक्त, मध्य प्रदेश का पहला लोकायुक्त जो है आपके, ये हैं आपके पीबी दीक्षित। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे कि हमारे जो मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त हैं वो कौन है, आपके पीबी दीक्षित। ठीक है, और वर्तमान में आपको बताना है हमारे मध्य प्रदेश के आयुक्त कौन है, लोकायुक्त। ये आपका सवाल है आज का, आपको कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है। ठीक है, हर बच्चा ये कमेंट करके बताएगा भाई, अब कल शिकायत नहीं आनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो यहां आप ध्यान रखना, आपको बताना है कि हमारे मध्य प्रदेश के जो लोकायुक्त हैं वर्तमान में कौन है। पहले कौन थे आपके पीबी दीक्षित, वर्तमान में कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई हमारे मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पे ऐसी कितनी संस्था होती हैं, 2, और हर जिले में कितनी होती है, 1। तो पहली तो हमने देख ली है कौन सी, आपकी लोकायुक्त। अब अगली जो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।